वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 11 अगस्त 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन बोडो लैंग्वेज के बारे में है। यहाँ पर आपके सामने 3 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि 30वीं सेंचुरी के पहले इसे देवढ़ाई के नाम से जाना जाता था। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि बोडो लैंग्वेज को अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जगह नहीं दी गई है। और तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो अनडिवाइडेड गोलापुर डिस्ट्रिक्ट था आसाम का, वहाँ पर 1986 से ही इसे ऑफिशियल एसोसिएट लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए बात करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपको इस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर इसलिए रखा गया है क्योंकि बोडो लैंग्वेज के ऊपर एक आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में आया था। दैट्स वाई ये क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने। अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी नहीं है तब आप एलिमिनेशन टेक्निक का सहारा ले सकते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक वहाँ वर्क करती है जहाँ पर आपको 3 या 4 स्टेटमेंट में से 1 या 2 स्टेटमेंट पता हो। बिल्कुल भी नहीं पता है तब तो एलिमिनेशन टेक्निक आप नहीं लगा पाएंगे। अब अगर आप सोचें कि कौन सा स्टेटमेंट आपको पता हो सकता है, तो मेरी निगाह में अगर आपको किसी स्टेटमेंट के बारे में जानकारी नहीं होगी तो वो होगा पहला और तीसरा। ये थोड़े अनयूजुअल स्टेटमेंट आपके लिए हो सकते हैं, बट आई विल से कि जो दूसरा स्टेटमेंट है ये थोड़ा यूजुअल है। आप इसके बारे में पढ़ते रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के बारे में भी पढ़ते रहते हैं। तो अगर आपको इस स्टेटमेंट के बारे में पता है कि ये सही है या गलत है तो आप अपना जवाब यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो बोडो लैंग्वेज है वो 8th शेड्यूल का पार्ट है। अगर हमें ये पता चल गया कि दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो जहाँ पर भी 2 हैं हम उसे एलिमिनेट कर देंगे सिंपली। ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पर जो जवाब निकल के आ गया दैट इज़ 1 और 3। और इन तीनों में यही स्टेटमेंट एक ऐसा है भी जिसे बिना जानकारी के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सही है या गलत है। तो इस लिहाज से जो हमारा जवाब निकलेगा दैट विल बी डी 1 और 3 ओनली। दूसरा स्टेटमेंट इसीलिए इनकरेक्ट है बिकॉज इसे 8th शेड्यूल में जगह दी गई है। 1.5 मिलियन एस्टिमेटेड स्पीकर हैं इस लैंग्वेज के 2011 के सेंसस के मुताबिक। 13वीं सेंचुरी के पहले इसे देवढ़ाई के नाम से जाना जाता था। देखिए 2003 में जो बोडो अकॉर्ड साइन किया गया था उसमें ये कहा गया था कि इस लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में जगह दी जाएगी, और ये इस लिहाज से पहली ऐसी ट्राइबल लैंग्वेज बनी जिसे 8th शेड्यूल में जगह दी गई। बाकी तीसरा स्टेटमेंट तो वही क्वेश्चन में ही था, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन भी जाती है बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट ट्राइबल लैंग्वेज जिसे 8वीं अनुसूची में जो जगह है वो दी गई थी। जो अगला प्रश्न है वो किसान रेल या फिर इंडिया की फर्स्ट किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन के बारे में है। इसे हाल फिलहाल में इनॉग्रेट किया गया है। जो ट्रेन है वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेगी। कहाँ से कहाँ के बीच में ये जो पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन लॉन्च की गई है ये जाएगी। कुछ भी अगर फर्स्ट है तो हमें उसे देख लेना चाहिए बिकॉज यूपीएससी ने कई बार ऐसे प्रश्न पूछे हैं फर्स्ट पर। जैसे उन्होंने फर्स्ट मेगा फूड पार्क के बारे में पूछा था ना। तो ये जो ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ के बीच में जाएगी? राजस्थान, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। बताइए क्या है सही जवाब? ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा और आपने अपना जवाब भी सोच ही लिया होगा। डी इसका सही जवाब है। महाराष्ट्र से बिहार के बीच में ये जो ट्रेन है वो ट्रैवल करेगी। महाराष्ट्र का जो देवलाली और बिहार का दानापुर रेलवे स्टेशन है वहाँ के बीच में ये जाएगी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसके ज़रिए कैरी किए जा सकेंगे। जो पेरिसेबल आइटम्स हैं इनमें कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी होगी, तो इस वजह से जो मटेरियल होगा वो ख़राब नहीं होगा। जो हमारी रेलवे मिनिस्टर हैं इन्होंने इसको जो बजट है उसमें अनाउंस किया था, उसके बाद से ही मांग चल रही थी कि इसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। इससे काफ़ी फायदा होगा फार्मर्स को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम SFTS के बारे में है। 2 स्टेटमेंट सामने हैं। ये टिक बॉर्न वायरस से कॉज होता है जो बिलोंग करता है बुनिया वायरस फैमिली से। दूसरा ये है कि जो एंटीवायरल ड्रग है रिबाविरिन वो इसके इलाज में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। ये टॉपिक न्यूज़ में था। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो मैं बता देता हूँ कि 2 के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। यहाँ पर देखिए न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक नई इन्फेक्शियस डिसीज़ है जिसे SFTS कहा गया है। ये टिक बॉर्न वायरस, टिक बॉर्न कैटेगरी में कई सारी चीज़ें आती हैं। पैरासाइट्स आते हैं, जो प्रोटोजोआज हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो भी आ जाते हैं। तो उसी कैटेगरी का एक वायरस है जो कि इसे फैलाता है। चाइना में इसके 60 केसेस मतलब 60 लोग इन्फेक्टेड मिले हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। काफ़ी कंसर्निंग मुद्दा इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें जो फर्टिलिटी रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है। लोगों की मरने की संख्या 16 से 30% है। और साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है। इस वायरस को सबसे पहले रिसर्चर्स ने 2009 में चाइना में आइडेंटिफाई किया था। इसमें काफ़ी तेज़ बुखार होता है, सर्दी लगती है, भूख चली जाती है और भी कई तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर
होती हैं। ठीक है, जो अगला प्रश्न है वो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स BCI के बारे में है, जो कि बिजनेस सेंटिमेंट को इंडिया की 600 कंपनीज में ट्रैक करता है। इसे कौन कंप्यूट करता है, ये आपसे पूछा गया है। आपके पास ऑप्शंस हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, और चौथा है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI। तो बताइए क्या है सही जवाब। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो इसका सही जवाब C है। ये कंप्यूट किया जाता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा। C आपका करेक्ट आंसर है। बिजनेस सेंटिमेंट कैसा है, इसको लेकर इवैल्यूएशन किया जाता है। अभी का इवैल्यूएशन या न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज 1991 के बाद कह रहे हैं कि काफ़ी नीचे चला गया है बिजनेस सेंटिमेंट, और कारण आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी इकोनॉमी कई सारे कारणों से अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, इंक्लूडिंग कोविड-19। ठीक है, जो अगला प्रश्न है वो सुनामी रेडी के बारे में है। एक्चुअली में आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। कई बार यूपीएससी ऐसा नहीं कि केवल स्टेटमेंट वगैरह ही कंसीडर करवाती रहती है, वो आपसे ऑब्जेक्टिव्स, एम्स और भी कई सारे डायमेंशन से क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर भी आपको सुनामी रेडी के ऑब्जेक्टिव्स पर चर्चा करनी है। 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि इसका पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि कोस्टल कम्युनिटी को सुनामी इमरजेंसीज को लेकर प्रिपेयर किया जाए, और दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट को, उसके प्लांटेशन कवर को इंक्रीज करने के लिए प्रयास करेंगे। ऑब्जेक्टिव ये रहेगा उसे कंजर्व करना, रीजनरेट करना मैंग्रोव फॉरेस्ट को, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव होगा। और तीसरा स्टेटमेंट ये है कि इसमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच ऑप्ट किया जाएगा ताकि कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस बेहतर किया जा सके और हम बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑप्ट कर सकें, जो कि यूनेस्को IOC के द्वारा स्टैब्लिश किए गए हैं। यूनेस्को की एक विंग है ये IOC। ठीक है, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो देखिए 3 के तीनों ही स्टेटमेंट बड़े जनरल से हैं, और लग रहा है सुनामी रेडी, नाम से ही लग रहा है कि सुनामी के लिए रेडी करना है, तो इससे ये तो समझ में आ रहा है कि प्रिपेयर्डनेस वाला स्टेटमेंट सही होगा। अब अगर आपने ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होता है वो सुनामी को रोकता है, तो इस लिहाज से आपको ऐसा लगेगा कि ये दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन यहाँ पर आपके साथ ट्रिक किया गया है। ये सच है कि हाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट सुनामी को रोकते हैं, लेकिन सुनामी रेडी का ऑब्जेक्टिव मैंग्रोव फॉरेस्ट को बढ़ाना नहीं है। तो इस तरीके से कई बार आपके साथ ट्रिक किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा सही है। सही जवाब निकलेगा 1 and 3 ओनली। C विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है, इसलिए हो सकता है कि कई तरीके के प्रयास किए जाएं, लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मेंशन नहीं किया गया है कि हम मैंग्रोव रिस्टोरेशन पे वर्क करेंगे। उड़ीसा ने अभी से लॉन्च किया है सुनामी रेडी, ताकि कम्युनिटीज़ को रेडी किया जा सके सुनामी को हैंडल करने को लेकर। यूनेस्को की जो विंग है इंटरगवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन, उन्होंने इसे इनिशिएट किया है और उड़ीसा की गवर्नमेंट ने इसे अभी ऑर्गेनाइज किया, रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, जो एम है वो वही है, प्रिपेयर्डनेस तैयार करना। बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं, उस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। जो अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको 3 पेंटिंग्स के बारे में बताया गया है। भारत माता, पासिंग ऑफ शाहजहां, माय मदर। ये फेमस पेंटिंग्स किसकी हैं, काफ़ी फेमस हैं ये। आपके पास ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जामिनी रॉय, अवनींद्रनाथ टैगोर, तैयब मेहता। बताइए कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। देखिए ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में समटाइम्स यूपीएससी पूछती है अगर वो न्यूज़ में रहे हो तो। जैसे एक बार उन्होंने तानसेन के बारे में पूछा था, उनके ऊपर आर्टिकल आया हुआ था न्यूज़पेपर में, इस वजह से ये प्रश्न आपके सामने रखा गया था। अगर आपने जवाब सोच लिया हो तो ये तीनों पेंटिंग्स अवनींद्रनाथ टैगोर की हैं। हाल ही में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने एक वर्चुअल टूर ऑर्गेनाइज किया था 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर जी का। अवनींद्रनाथ टैगोर जी जो हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट आर्टिस्ट रहे हैं बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के। ये इंडियन आर्ट को काफ़ी, ये इनका मानना था कि जो इंडियन आर्ट है उसमें स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी महत्व दिया जाता है, जबकि वेस्टर्न आर्ट में मटेरियलिज्म को। इन्होंने मुगल और राजपूत पेंटिंग्स को मॉडर्नाइज किया, जिसके रिजल्ट स्वरूप हमारे सामने मॉडर्न इंडियन पेंटिंग आ गई। इनके जो ज़्यादातर काम हैं वो हिंदू फिलॉसफी पर बेस्ड हैं। इन्होंने जैपनीज़ और इंडियन कैलीग्राफी ट्रेडिशन को भी स्टार्ट किया। इनकी फेमस पेंटिंग्स भारतमाला, पासिंग ऑफ शाहजहां, माय मदर, फेयरलैंड इलस्ट्रेशन और जर्नीज एंड हैं। जो अगला प्रश्न है वो 1897 एपिडेमिक डिसीज एक्ट को लेकर है। बताइए इसमें पहला स्टेटमेंट ये है कि ये एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो स्पेशल मेजर्स ले सकते हैं, कभी भी किसी भी एपिडेमिक को या उसके आउटब्रेक को रोकने के लिए रेगुलेशंस लगा सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि यहाँ पर पेनल्टी का प्रोविज़न नहीं रखा गया है। कोई व्यक्ति अगर डिसओबे करता है रेगुलेशन को तो पेनल्टी का प्रावधान नहीं है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है।
अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो बात करते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि अगर आप मास्क पहन के नहीं जा रहे हैं अभी तो आपके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया जा रहा है। तो किस कानून के तहत लगाया जाता होगा? मतलब पेनल्टी का प्रावधान तो है अगर आप एपिडेमिक को लेकर सावधान नहीं हैं या रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये तो आप अभी जो सामान्य समझ अपने आसपास आप देख रहे हैं उसके बेसिस पे क्रॉस कर सकते हैं। तो वन ओनली विल बी द आंसर, क्योंकि इस जो कानून है इसमें पेनल्टी का प्रावधान है। अगर कोई रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता तो उसे सजा दी जा सकती है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक ऑर्डिनेंस अभी लाया गया है एपिडेमिक डिसीज एक्ट ऑफ 1897 को अमेंड करने के लिए, ताकि जो हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, उन्हें सिक्योर किया जा सके। कई बार जब किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो फैमिली मेम्बर्स काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, स्पेशली अगर उन्हें ऐसा महसूस हो गया कि जो डॉक्टर्स हैं या फिर हॉस्पिटल स्टाफ है उन्होंने लापरवाही बरती है। उन्होंने बरती हो या ना बरती हो ये तो बाद की बातें होती हैं, लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगा तो फिर वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, समटाइम्स वायलेंट हो जाते हैं, हमला किया जाता है जो हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं उनके ऊपर, या प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता है। तो उसके लिए ये जो ऑर्डिनेंस है वो लाया जा रहा है। यहाँ पर जो ऐसे अपराध होंगे उन्हें कॉग्निजेबल बनाया जाएगा, मतलब बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर अरेस्ट में ए मिसिंग है, और नॉन बेलेबल होगा, मतलब बेल नहीं मिलेगी। कंपनसेट करना पड़ेगा अगर किसी ने नुकसान पहुँचाया है तो। जो वायलेंस है उसमें कई तरीके के वायलेंस इंक्लूड किए गए हैं, फिजिकल इंजरी, प्रॉपर्टी का डैमेज। हेल्थ केयर पर्सनल में सभी पब्लिक और क्लिनिकल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स को इंक्लूड किया गया है। पनिशमेंट जो है वो 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। फाइन 50,000 से 2 लाख तक का हो सकता है। सीवियर केसेस में जो फाइन है वो 10 लाख तक का भी हो सकता है। जो अगला प्रश्न है यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज स्वामित्व। इसका उद्देश्य रूरल पीपल को उनके रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को डॉक्यूमेंट करने का राइट देना है। ये इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का है ये आपसे पूछा गया है। आपके पास ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस। अपना जवाब बताइए। अगर आपने जवाब सोच लिया हो तो इसका सही जवाब सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का ये एक इनिशिएटिव है। देखिए, अगर आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होगा कि जो लोग गाँवों में रेसिडेंशियल एरिया में रहते हैं, मतलब जो उनका घर होता है, उसके जो ज़मीन होती है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती। ये जब लैंड रिफॉर्म्स आए थे तो उसी समय हुआ था, जब चकबंदी शुरू हुई थी। तो जो एग्रेरियन लैंड थी उसको तो डॉक्यूमेंट कर लिया गया, लेकिन जिस ज़मीन पर लोगों के घर बने थे उसे अनडॉक्यूमेंट छोड़ दिया गया, ताकि हम अपना काम स्पीडली कर सकें। सरकार को ये लगा कि किसी की ज़मीन पर तो कोई दावा नहीं ठोकेगा, मतलब अगर घर बना हुआ है तो किसी के घर का तो कोई इंक्रोचमेंट कर नहीं लेगा। लेकिन बाद में प्रॉब्लम होने लगी। किसी का घर मान लीजिए ढह गया, गिर गया पुराना मकान, और वो नया नहीं बनवा पाए हैं, तो लोग आसपास के लोग इंक्रोचमेंट करना शुरू कर देते हैं। चूंकि वो ज़मीन डॉक्यूमेंटेड नहीं है उसे आबादी ज़मीन कहा जाता है या आबादी लैंड कहा जाता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने बोला कि अभी जो रेसिडेंशियल लैंड है उसे भी डॉक्यूमेंट करवाएं सभी लोग, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, 2020 से 2024 के बीच का ये जो 4 साल का पीरियड है उसमें फेज्ड मैनर में ये काम किया जाएगा। जो अगला प्रश्न है वो मैपिंग के ऊपर है। डेक्कन प्लेटू पर यह प्रश्न आपके सामने है। 2 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये 8 इंडियन स्टेट्स में एक्सटेंड करता है। ये इसके नॉर्थ में आपको गैंगेटिक प्लेन और सतपुड़ा विंध्यन रेंजेस मिलेंगी। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि जो प्लेटू है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए काफ़ी सूटेबल है और रिच मिनरल रिसोर्सेज का होम है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो 2 के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट बताए गए हैं। ये 8 इंडियन स्टेट्स में फैलता है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा इस प्लेटू में आ जाता है। ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में आपको मिलेगा। कॉटन कल्टीवेशन के लिए काफ़ी सूटेबल माना जाता है। मैप में देखिए, ये है डेक्कन प्लेटू, ये है ईस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट। और देखिए जो पार्ट्स की अगर हम बात करें, पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू की बात करें, तो इसमें आपको महाराष्ट्र प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू और तेलंगाना प्लेटू मिल जाएंगे। जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है और उसके बेसिस पे आपको अपना जवाब चूज़ करना है। इन्फॉर्मेशन ये है कि ये एक्सटेंसिव प्लेटू के बारे में ही बात की जा रही है। ये जो प्लेटू है ये एक्सटेंसिव लावा फ्लो से बना हुआ है और ब्लैक सॉइल से कवर्ड है। ये एक प्रकार का रोलिंग प्लेटू है जो कि नदियों के द्वारा डिसेक्टेड है, मतलब बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। रोलिंग प्लेटू वो प्लेटू होते हैं जिनकी ऊंचाई वेरी करती है, ऊपर नीचे रहती है, कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी। नॉर्थ में इस प्लेटू के आपको चंबल रेवाइंस मिलेंगे। तो बताइए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? छोटा नागपुर प्लेटू, बुंदेलखंड अपलैंड, मालवा प्लेटू या फिर बघेलखंड प्लेटू? क्या है सही जवाब बताइए। सही जवाब है मालवा प्लेटू। हम मालवा प्लेटू के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ये लोकेशन है मालवा प्लेटू की, ठीक है।
और बाकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। ये अरावली रेंज इसके वेस्ट में मिलेगा, मध्य प्रदेश पठार जो है वो नॉर्थ में मिलेगा, बुंदेलखंड ईस्ट में मिलेगा। ये जो प्लेटू है यहाँ पर 2 सिस्टम ऑफ ड्रेनेज आपको मिलेगा। वो नदियाँ जो अरेबियन सी में जाती हैं, वो जो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। अरेबियन सी में नर्मदा, तापी और माही जाती हैं इस रीजन से, और बे ऑफ बंगाल में चंबल और बेतवा नदियाँ जाती हैं जो कि यमुना में ज्वाइन करने के बाद जाती हैं, मतलब उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये। नॉर्थ में ये चंबल का जो रीजन है उसे, मतलब चंबल नदी जो है वो इसके रीजन को ड्रेन करती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो काली सिंध और पार्वती हैं वो भी इस रीजन को पानी देती हैं। बाकी जो बातें हैं वो सही हैं। यहाँ पर देखिए कोर्सेस अवेलेबल हैं ओनली आईएएस पर, डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम, PSIR सोशियोलॉजी ऑप्शनल। आप इन्हें video.unias.in पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। कल के मैपिंग के पार्ट में आप लेक्स तैयार रखिएगा, हम उस पर प्रश्न आपसे पूछेंगे, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।